हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए थे। सभी चार्टर एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्टर एक्ट इन इंडिया। इंडिया में टोटल 5 चार्टर एक्ट ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए थे। सबसे पहला था 1793, then 1813, 1833, 1853। 1853 के एक्ट को लास्ट चार्टर एक्ट भी कहा गया था। वो इसलिए क्योंकि 1858 में जो चार्टर एक्ट आया था उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा गया। अगर हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793 की, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट था। The East India Company Act in 1793, also known as the Charter Act of 1793, was an act of the Parliament of Great Britain which renewed the charter issued to the British East India Company. ये चार्टर एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही लाया गया था। The Governor General was given the power to appoint a Vice President to act in his place during his absence from Bengal from amongst the civilian members of his council. यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे उन्हें इस चार्टर एक्ट के तहत एक अधिकार दिया गया था, जिससे कि जब वो बंगाल में नहीं होंगे, उनकी एब्सेंस में वो अपने जगह पर किसी भी वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि उनकी काउंसिल्स में से कोई भी मेंबर हो सकता है, उसे अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये अधिकार जो गवर्नर जनरल थे उन्हें दिया गया था। The Charter Act of 1793 also effected some changes in the home government. The Board of Control was to consist of a senior member who was designated as president, and 2 other junior members were not necessarily to be members of the Privy Council. यहाँ पर जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट में बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर जो कि सीनियर मेंबर होंगे उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया और 2 जूनियर मेंबर्स को भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। All members of the board of control were to be paid their salaries from the Indian revenue and not out of the British exchequer. अब यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उन्हें सैलरी तो दी गई, लेकिन जो सैलरी दी जा रही थी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जा रही थी। यानी कि जो भारतीयों से जो टैक्स लिया जाता था, जो इंडियन से टैक्स लिया जाता था, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था, उससे यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को, प्रेसिडेंट को या फिर जूनियर मेंबर्स को सैलरी दी जाती थी। यहाँ पर ब्रिटिश एक्सचेकर्स में से उनसे सैलरी नहीं दी जाती थी। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1830। On the eve of the renewal of the Charter Act in 1813, a controversy was raised as to whether the company should continue to enjoy commercial monopoly in India. English traders demanded a share in the Indian trade, particularly in view of loss of trade in the continent due to the continental system of Napoleon Bonaparte, who sought to cripple England commercially. अब यहाँ पर रिन्यू हुआ चार्टर एक्ट 1813। यहाँ पर फिर से कंपनी की मोनोपोली जो थी वो जारी रही, ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहाँ पर एक नई चीज़ आई कि जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे, यानी कि जो अंग्रेजी व्यापारी थे, उन्होंने डिमांड की कि इंडिया के व्यापार को भी वो बाहर शेयर करना चाहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट भी यहाँ पर सी रूट के थ्रू व्यापार करने के लिए ही आए थे। The East India Company was however allowed to enjoy the monopoly of China trade and trade in tea. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर चाइना के साथ व्यापार करने के लिए अलाउ कर दिया था, और यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले टी ट्रेडिंग, यानी कि चाय का व्यापार, टी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। तो यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में यहाँ पर टी ट्रेडिंग चाइना के साथ स्टार्ट की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। One of the most important clause of the Charter Act of 1813 was that a sum of rupees 1 lakh annually was provided for the revival and improvement of literature and encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of knowledge of the science among the inhabitants of the British territories in India.
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज निकल कर आता है 1813 के एक्ट से कि यहाँ पर 1 लाख एनुअली दिए जाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ पर लिटरेचर में इम्प्रूवमेंट हो सके। यानी कि यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया गया था, यहाँ पर इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ाया गया था। यहाँ पे कुछ स्कूल्स भी ओपन किए गए थे इस टाइमिंग में। The evangelicals forced the company by getting included in the Charter Act of 1813 to appoint a bishop whose headquarters were to be in Calcutta and his see the whole of British India, the whole of the country was to open to the Christian missionaries. अब यहाँ पर उन्होंने एक चार्टर एक्ट के थ्रू एक और चीज़ करी कि उन्होंने एक बिशॉप अपॉइंट किया था जिसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। वो किस लिए किया था? ताकि वो इंडिया में एजुकेशन को देख सके और यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल जो थे उन्हें भी सबके लिए ओपन किया गया। तो यहाँ पर चार्टर एक्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया था, यहाँ से ट्रेडिंग भी स्टार्ट हुई, यहाँ से व्यापार भी स्टार्ट किया गया। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। The Charter Act of 1833 gave another lease of life for 20 years to the East India Company, which was to administer the Indian territory in trust for His Majesty, his heirs and successor. यहाँ पे चार्टर एक्ट आया 20 ईयर्स बाद, यानी 20 ईयर्स का और टाइमिंग दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और यहाँ फिर 20 ईयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का ही राज चला। The Charter Act of 1833 centralized the Indian administration and the Governor General of Bengal was now made the Governor General of India. अब यहाँ पर इस चार्टर एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। Before the Charter Act of 1833, there was much confusion in the administration of law and justice, as there was diverse law of conflicting nature in courts. 1833 के चार्टर एक्ट के पहले यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन थी लॉ एंड जस्टिस को लेकर। यहाँ पर भी थोड़ा सा डाइवर्जिंग लॉ चलता रहा आगे, बट पहले लॉ एंड जस्टिस की उतनी क्लैरिटी नहीं थी। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट था। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। The act allowed the company to retain its authority over its territories not for another 20 years or specified time, but until the parliament would decide otherwise. अब इस एक्ट के बाद जो 1853 में एक्ट आया था ये भी 20 ईयर्स बाद ही आया है। तो इस एक्ट में कंपनी ने कंपनी को एक अथॉरिटी दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो अपनी टेरिटरीज को अपनी कंपनी को रख सकती है अगले 20 ईयर, या फिर कोई स्पेसिफाइड टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि जब तक पार्लियामेंट कुछ डिसाइड नहीं करती तब तक ये अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहेगी। इस एक्ट में ये कहा गया। इंडियन सिविल सर्विस ओपन डोर टू ऑल। अब यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विस जो थी उसको सभी के लिए ओपन कर दिया गया। Between the charters of 1833 and 1853, Sindh and the Punjab had been annexed to the company's territories. In 1843 and 1849, a number of Indian states had been annexed to the company territories by Lord Dalhousie. अब यहाँ पर 1833 और 1853 जो 20 ईयर्स का यहाँ पर बीच में गैप आया था, इस बीच में 43 एंड 49 में कंपनी ने बहुत सारी इंडियन टेरिटरीज को एनेक्स्ड कर लिया, कैप्चर कर लिया, अपनी कंपनी में मिला लिया बाय लॉर्ड डलहौजी द्वारा। यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी कौन थे? लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर उस टाइम में वहाँ के गवर्नर जनरल बनाए गए और उन्होंने जितनी भी इंडियन स्टेट्स थी उन सभी को एनेक्स्ड कर दिया। एक पॉलिसी चलाई थी उन्होंने विच इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी चलाकर बहुत सारी इंडियन स्टेट को एनेक्स्ड कर लिया था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी ये थी कि जिस भी स्टेट में उनके खुद के सक्सेसर नहीं होंगे या उनके उत्तराधिकारी नहीं होंगे तो वो किसी भी दूसरे सक्सेसर को एडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर उनके सक्सेसर नहीं हैं तो वो स्टेट उनकी ब्रिटिश एम्पायर के पास चली जाएगी।
और अब आगे वो राजा नहीं रह जाएंगे अगर उनके सक्सेसर नहीं है। जिस तरीके से झांसी को भी इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लगाकर एनेक्स कर लिया था, बर्मा, पेगू, इस सारी स्टेट्स को लॉर्ड डलहौजी द्वारा एनेक्स कर लिया गया था उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी से। अब 1853 के जो चार्टर एक्ट था उसको लास्ट चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। इसे लास्ट इसलिए कहा जाता है, इसके बाद एक और चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1858, लेकिन उसको नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसलिए 53 का जो एक्ट था वो लास्ट चार्टर एक्ट भी कहलाता है। द रूल ऑफ कंपनी वॉज रिप्लेस्ड बाय रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब यहाँ पर जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है ब्रिटिश क्राउन ने। मतलब यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही चल रही है, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर नहीं है। द गवर्नर जनरल वॉज मेड द वाइसराय ऑफ इंडिया। और जो गवर्नर जनरल थे उन्हें वाइसराय ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया है। यानी कि पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उसके बाद उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया और उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में उनको वाइसराय ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया था। यानी कि जो गवर्नर जनरल है वो यहाँ पर इंडिया के वाइसराय बन गए हैं। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज अबॉलिश्ड। अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसको भी अबॉलिश कर दिया गया, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बनाया गया था। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर अबॉलिश हो जाता है। इस एक्ट में जो गवर्नमेंट है वो खुद की एक मेंबर्स की 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाती है, एक सेक्रेटरी काउंसिल बनाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कंप्लीटली रिप्लेस हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके यही है कि यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पूरा रूल आ जाता है, गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया गया एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर हटा दिया गया था। तो ये थे सारे चार्टर एक्ट के बारे में। 1793, 1813, 1833, 1853 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बारे में हमने यहाँ पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारा रूल ब्रिटिश क्राउन के चला गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बनाया गया था उसे भी यहाँ पर अबॉलिश कर दिया गया। तो ये थी चार्टर एक्ट ऑफ 1858। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते पैरों के नीचे से ही जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।